नमस्कार दोस्तों। वैश्विक आर्थिक अस्थिरता और बढ़ती चुनौतियों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोना खरीदने से बचने और पेट्रोल डीजल की बचत की सलाह दी थी, जिसके बाद हाल ही में प्रधानमंत्री के काफिले में महज 2 गाड़ी नजर आई। इसी को मिसाल करार देते हुए प्रदेश के मुखिया भजन लाल शर्मा ने भी अपने सुरक्षा काफिले में वाहनों की संख्या में कटौती की है। अब उनके इस काफिले में महज 5 कारें ही नजर आ रही हैं। बता दें कि सीएम भजन लाल शर्मा ने न केवल खुद के काफिले से गाड़ियां कम की, बल्कि प्रदेश के सभी मंत्रियों के लिए भी आज निर्देश जारी किए हैं। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी के इस फैसले पर अब सियासत भी शुरू हो चुकी है। केंद्र से लेकर प्रदेश कांग्रेस तक तमाम नेता इसे महज भाजपा का दिखावा करार दे रहे हैं। तो आज इसी पर हम आज करेंगे सबसे बड़ी चर्चा। आखिर क्या कांग्रेस प्रधानमंत्री के इस फैसले से नाखुश है, और क्या वाकई अब इस वैश्विक आर्थिक अस्थिरता के मुद्दे पर राजनीति हो रही है? चलिए पहले मैं आपको हमारे मेहमानों से मिलवा दूं। आज हमारे साथ इस बात पे चर्चा करने के लिए जुड़ रहे हैं कांग्रेस प्रवक्ता राजकुमार मीणा जी और भाजपा प्रवक्ता सुरेश थोलिया जी। आप दोनों का पंजाब केसी राजस्थान में सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। राजकुमार जी, सीधी शुरुआत आपसे करना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री का जो बयान आता है पेट्रोल डीजल की बचत को लेकर, उसके खपत को लेकर, और उसके बाद जिस तरीके से काफिलों में वाहनों की गिरावट देखी जाती है, क्या लगता है, क्या वाकई ईंधन बचत की ओर ये अग्रसर किया गया प्रयास है? और इसी के साथ क्या वाकई ये काम वहाँ हो रहा है जहाँ वाकई में ईंधन बचत होनी चाहिए, या इसके अलावा भी अन्य चीज़ों पर फोकस किया जाना चाहिए था? राजकुमार जी। सौरभ जी, जो प्रधानमंत्री जी द्वारा जो अ, जनता को दिखाया गया है कि उनकी सुरक्षा में उनके वहाँ काफिले में वाहनों को कम किया जा रहा है, ये एक हम्म। नौटंकी मात्र है। क्योंकि जो आपदा इस देश के अंदर अभी बनी हुई है, इसकी हम्म। सूचना कई महीनों पहले भी हमारे एलओपी राहुल गांधी जी ने बता दिया था। और कहीं राजनीतिक अलावा भी जो हमारे विश्लेषक होते हैं, आर्थिक विश्लेषक, उन्होंने भी चेताया था कि हम्म। विदेशी फंडिंग लगातार हिंदुस्तान से बाहर जा रही है। मार्केट से विदेशी निवेशक अपना पैसा निकाल रहे हैं, हालात बहुत हम्म। खराब है। और हमने तो पहले भी कहा था कि ये हम्म। विधानसभा चुनाव निकल जाने दीजिए, आसाम, बंगाल और केरला वाले, उसके बाद इस देश की हम्म। जनता को पता लगेगा कि क्या होने हम्म। वाला है। जैसे ही चुनाव निकले, आप देखिए कॉमर्शियल सिलेंडर पे 1,000 रुपए बढ़ा के 3100 रुपए कर दिए। और जो हम्म। पेट्रोल डीजल की हमने बताई गई थी कि हम्म। ये जैसे ही चुनाव निकलेंगे 10 से 15 रुपए ये बढ़ा देंगे। अब एक हम्म। बात बताइए, प्रधानमंत्री जी ने अपने काफिले में गाड़ियां तो कम की, लेकिन हम्म। प्रधानमंत्री जी ने अपने विदेश के दौरे क्यों नहीं निरस्त की? हम्म। भागीदारी तो उनकी भी बनती है जी। हम्म। एक भी भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार की भी एक भी मंत्री ने अभी तक क्या जनता के सामने ये घोषणा की कि हमारा जो विदेशी ये फलाना दौरा था उसको हम हम्म। निरस्त करते हैं, हमें मिलने वाले हजारों लीटर महीने जो पेट्रोल डीजल हमें हम्म। सरकारी फंड से मिलते हैं उनको हम छोड़ते हैं? आप सिर्फ हम्म। जनता को आगाह कर रहे हो। तैयार हम्म। हो जाइए, हम्म। घर पे रहिए, सोना मत खरीदिए, काम पे मत जाइए, वर्क फॉर होम ठीक कीजिए। है, लेकिन अरे सारी जिम्मेदारी राजकुमार जी, जनता मुझे को लगता है कि मुसीबत एक में बात से फंसा के आप भी जनता के सहमत ऊपर होंगे। डाल रहे हो। वैश्विक परिदृश्य में जिस तरह की परिस्थितियां चल रही है, ये लाजमी तौर पे इस तरीके का बयान देश के मुखिया से आना लाजमी स्वाभाविक है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि विश्व में क्या चल रहा है। ना सिर्फ भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने का इजाफा की आशंका है, बल्कि पूरे दुनिया भर में इस तरह की आशंका जताई जा रही है। राजकुमार जी, तो इसमें मुझे नहीं लगता कि ये सिर्फ भाजपा का किया हुआ है, बल्कि ये तो वैश्विक परिदृश्य की परिस्थिति है जी। सौरभ जी बिल्कुल सही है। हम्म। वैश्विक परिदृश्य की हम बात करें तो हम्म। जब ये दो सिस्टम है, आप इसको समझिए। टेक्निकल पॉइंट क्या होता है कि जब हम्म। पूरे देश में, पूरे विश्व में, हम्म। समझ चाहता हूँ, पूरे विश्व में जब कच्चा तेल के दाम कम थे, हम्म। तो वहां हम्म। की सरकारों ने आम जनता के दाम भी घटाए। आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। लेकिन हम्म। हमारे हिंदुस्तान के अंदर क्या हुआ? जब 2024 में 60 रुपए, 70 रुपए प्रति हम्म। बैरल हम जाए कच्चा तेल मिल रहा था, तो हिंदुस्तान की एजेंसियों ने मात्र 2024 में 81,000 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया। क्या उस समय क्या भाव कम किए? 1 रुपया भी इसके बाहर हिंदुस्तान की जनता के ऊपर कम नहीं किया। तो हम्म। आप वैश्विक मंदी की बात करते हैं। अन्य हम्म। देश हम उनकी जनता के हिसाब, भाव के हिसाब से हम्म। तेल की कीमतों को ऊपर नीचे किया। अब आप हम्म। बताइए, 2000 ये कह के आए थे हम पेट्रोल 35 रुपए, 40 रुपए, 45 रुपए करते हैं। 2014 में आते नरेंद्र मोदी सरकार ने हम्म। पेट्रोल के ऊपर टैक्स लगाया, ये आपके रिकॉर्ड में भी है। हम्म। उससे इन्होंने अभी तक 38.39 करोड़ रुपए एक हम्म। इस जनता से वसूले। ठीक है, आप मुझे जनता लगता से है कि अगर ये त्याग की सामान्य बात करते हो परिस्थिति से तो आप थोड़ा मुझे सा बताइए, विपरीत मामला आप है। उन मैं एक कंपनियों को बार फिर क्यों नहीं राजकुमार जी कहते? आपके पास जब लौटूंगा, माफ कीजिएगा, एक बार फिर सुनिए लौटूंगा। सुनिए सौरभ जी, सुरेश जी। मेरी बात को जी। पूरा होने दीजिए। जी। आप जनता को त्याग की बात कहते हो, तो हम्म। त्याग की बात उन कंपनियों से क्यों नहीं कहते जिन्होंने खरबों रुपए कमाए? वो हम्म। भैया, जब आप कच्चे तेल का भाव कम था, जब आप फायदे में, तब नुकसान में आ रहे हो, आप जनता हम्म। को डरा रहे हो। ठीक है।
कि ठीक है, मैं आपकी कंपनियां बात एक बार 30,000 वापस करोड़ आपके रुपए पास प्रति महीना लौटूँगा। गारंटी है। आप उन मैं आपके लोगों से पास क्यों नहीं राजकुमार जी फिर कहते लौटूँगा जो और आपको सरकार अपनी में बात आने पूरा के बाद करने का वापस खरबपति मौका बने, मिलेगा, थोड़ा 1 मिनट डोनेशन रखिए में मेरे पे। कीजिए। लेकिन सुरेश जी, मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ, राजकुमार जी ने जो कुछ बोला है वो तो आपने स्वाभाविक रूप से सुना ही है। लेकिन मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ, क्या वाक़ई में सरकार की तरफ से किसी प्रकार की नौटंकी की जा रही है, जनता को भ्रमित किया जा रहा है? क्योंकि ये बात तो हकीकत है कि 5 राज्यों में चुनाव होते हैं विधानसभा के, उससे पहले स्थिति को सामान्य बताया जाता है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से। लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हुए, उसके बाद से इस तरह की जो भय है वो जनता के मन में, ज़हन में डाला जाता है। इसकी क्या वजह रही? आखिर चुनाव के बाद ही सरकार को ये याद क्यों आया कि इस तरीके की आपातकाल परिस्थिति में भारत गुज़र रहा है? जी, सुरेश जी। पहली बात तो ये कि कोई किसी तरीके की बाध्यता नहीं है। हुँ, सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक अपील करी है हुँ, और उसके पीछे की मैकेनिज्म को आप समझोगे तो हुँ, समझ आएगा कि भाई जो अपना फॉरेन रिजर्व है हुँ, वो अभी फैब के अंदर 728 बिलियन डॉलर था। हुँ, 2 महीने में उसमें कमी होकर के 690 बिलियन डॉलर हो गया। तो वो जो कमी है उसको ध्यान में रखते हुए वो कमी किसकी वजह से आ रही है, तो एक मेजर जो पार्ट है हमारा वो पेट्रोल डीजल के भाव इंपोर्ट है, उसमें हमारी हुँ, ज्यादातर इनकम उसमें जाती है। हुँ, इसके अलावा कहां पर, इसके हुँ, अलावा यदि आप देखोगे तो गोल्ड पे जाता है, इसके हुँ, अलावा फर्टिलाइजर्स पे जाता है, इसके हुँ, अलावा जो ऑयल इंपोर्ट करते हैं खाने वाला उस पे हुँ। जाता है। तो अच्छा। इसके अंदर किस तरीके से एहतियात बरती जा सकती है इसकी बात। हुँ, आर्थिक संकट देश के अंदर नहीं है, हुँ, वैश्विक संकट है, पश्चिमी संकट है, उसके हुँ, उसको ध्यान में रखते हुए हुँ, आम जनता को एक तरीके से अपील की जा रही है कि आप इसमें हुँ, थोड़ी सी कमी करेंगे तो देश हुँ, सेवा होगी, राष्ट्र सेवा होगी। हुँ, यदि आप देखोगे संकट कैसे है, हुँ, 2013 के अंदर आप देखो कि 300 बिलियन डॉलर था हमारा फॉरेन रिजर्व, हुँ, आज वो 700 बिलियन डॉलर है, दुगुने से ज्यादा है। हुँ। अभी तो आप देखोगे कि विश्व में हर जगह संकट की स्थिति है, युद्ध की स्थितियां बनी हुई है। जी, बिल्कुल। 2013 में कौन सी संकट की स्थिति थी जब पी हुँ, चिदम्बरम ने कहा था कि आपको गोल्ड नहीं खरीदना चाहिए। उस हुँ। समय स्थिति ये थी कि नहीं, देखिए 4.8 प्रतिशत सुरेश जी करंट माफ़ अकाउंट कीजिएगा, मैं डेफिशिएंट। आपको एक यहाँ मिनट रोक रहा हूँ, एक लेकिन सेकंड राजकुमार जी एक का सेकंड जो एक बात तर्क है वो ये है कि चुनाव से पहले इसका ज़िक्र क्यों नहीं किया गया? अगर आपको मैं पता है उसका कि फ़ॉरेन रिज़र्व की यही स्थिति है, वैश्विक परिदृश्य में जो घटनाक्रम हो रहे हैं, वो इसी स्तर पे किए जा रहे हैं, तो चुनाव से पहले भी तो वही स्थिति थी ना? मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि हुँ। किसी तरीके का कोई पेट्रोल के दाम डीजल के दाम बढ़ाए गए क्या चुनाव के बाद, आप बताइए एक बार, आप नहीं बढ़ाए गए मैं ना। माफ़ कीजिएगा, मैं हाँ, आपको वापस रोक रहा हूँ, लेकिन इसी परिचर्चा में मेरे साथ इससे पहले भाजपा के प्रवक्ता जुड़े थे। उनसे मैंने एक छोटा-सा आश्वासन माँगा था, क्या मुझे वो यकीन दिला सकते हैं कि आने वाले 1 महीने में भी पेट्रोल और डीज़ल के दाम नहीं बढ़ेंगे? क्या आप मुझे ये आश्वासन दिला सकते हैं? मेरे ज़रिए दर्शकों को ये आश्वासन दिला मैं ये सकते हैं? जी, जी। मैं आपको एक बात कहता हूँ हुँ, कि जो पेट्रोल और डीजल पे आप यदि क्रूड ऑयल की बात करेंगे तो हुँ, 72 बैरल प्रति अपन ये कह सकते हैं डॉलर प्रति बैरल था, ठीक है। आज वो 110 के आसपास हो गया है। तो हुँ, इसका मतलब बहुत भाव बढ़े, 50% दाम बढ़े। अमेरिका जैसे देश में जहां पर क्रूड ऑयल उत्पादन होता है हुँ, वहां 45% दाम बढ़े, 45% बढ़े। ठीक है। ऐसा कोई देश का आप एक नाम बताइए जहां पर इसके दाम नहीं बढ़े भारत के अलावा। आप ठीक है। पड़ोसी देशों के अंदर देख लीजिए। इस हुँ, तरह की संकट की स्थिति उत्पन्न होने के बावजूद, हुँ, 85% तेल इंपोर्ट होने के बावजूद, उसका 50% स्टेट ऑफ हॉर्मुज में इंपोर्ट होने के बावजूद, दो हुँ, महीने का संकट उत्पन्न होने के बावजूद आज भारत के पास से फिर भी स्ट्रॉन्ग स्थिति के अंदर है। किसी हुँ, पेट्रोल पंप पे किसी अपन ये कह सकते हैं एक तरह की संकट की स्थिति नहीं है, सिर्फ हुँ। एहतियात। क्या भारत का प्रधानमंत्री ऐसा नहीं कर सकता है क्या? इसके लिए और मेरे ये पास पहली एक बार और नहीं है, तर्क है मैं आपको आपके लिए। एक और तर्क है हम्म मेरे पास। हम्म कांग्रेस जो आरोप आप पे लगाती है वो ये स्पष्ट रूप से कि आप रूस से सस्ते दामों में तेल खरीद सकते थे, क्रूड ऑयल खरीद सकते, लेकिन इसके बाद भी अमेरिका के प्रतिबंध लगाने के बावजूद आपने रूस से सस्ता तेल नहीं खरीद के किसी और देश से खरीदना सही समझा। क्या ये सही है? नहीं नहीं, ये सही इसलिए नहीं है हुँ, कि आप यदि देखोगे तो हम लोग अपनी जरूरत का 0.1% रशिया से 2013 में तेल खरीदते थे। आज हम लोग लगभग 22-23% तेल जो है वो रशिया से खरीदते हैं, यानी विश्व में सबसे ज्यादा किसी एक देश से तेल खरीदा जा रहा है भारत के द्वारा, तो वो हुँ, रशिया से है। जो हमने डाइवर्सिफाई किया 40 से ज्यादा देशों से जो तेल खरीदना हमने वो भारतीय जनता पार्टी ने करा। यदि यही स्थिति रहती 2013 वाली तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज वाली, तो आज वो हुँ, संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाती है हमारे सामने। अब बात ये कि इन्होंने कहा कि पेट्रोल डीजल के दाम जब क्रूड ऑयल के दाम कम थे तब हुँ, आपने क्यों नहीं, आपने एक पाप करा था, मनमोहन सिंह जी ने जो है वो पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं बढ़ा करके एक बॉन्ड जारी करा था।
उसके लगभग 2.8 बिलियन के आसपास डॉलर के आसपास जो बॉन्ड है उसका पैसा अभी मोदी सरकार ने चुकाया है। तो आप भविष्य की पीढ़ियों पर डालते थे। हम लोग जो है वो तुरंत निर्णय करते हैं और इस तरीके से काम करते हैं। अब इन्होंने एक बात करी थी विदेश यात्रा की। मैं आपको बताता हूं, पिछले 12 साल के अंदर राहुल गांधी जी 260 यात्राएं करी है। अभी तो वो एलओपी है, पहले तो किसी पद पे भी नहीं थे। 10 साल में मनमोहन सिंह जी ने 73 करी थी। मोदी जी की जो एक प्रधानमंत्री है देश के, 12 साल में 99 विदेश यात्राएं हैं। अब आप बताओ कि राहुल गांधी जी 260 यानी हर महीने 2 विदेश यात्रा करने क्या करने जाते हैं विदेश के अंदर? देश को बदनाम करने के अलावा क्या करने जाते हैं, आप बताइए। आपके सवाल मैं राजकुमार जी से लाजमी तौर पे पूछूंगा, लेकिन व्यक्तिगत मेरी राय ये है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय यात्राएं किसी भी जनप्रतिनिधि द्वारा की जा रही है तो मैं समझता हूं कि उसका कोई ना कोई मकसद और कारण ज़रूर रहा होगा, भले वो प्रधानमंत्री स्वयं नरेंद्र मोदी ही क्यों ना हो। लेकिन राजकुमार जी, एक बार फिर मैं आपसे लौटना चाहता हूँ और दर्शकों की एक व्यथा है जो मैं आपसे पहले साझा करना चाहता हूँ। इस वक्त जयपुर से हमारे तमाम जो संवाददाता जयपुर पे ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, वो लगातार ये जानकारी दे रहे हैं कि उन 50-100 रुपये तक की एक प्रतिबंध अप्रत्यक्ष लागू कर दिया गया है कि आप इससे ज़्यादा पेट्रोल 4900 रुपीज़ से ज़्यादा पेट्रोल जयपुर के पेट्रोल पंप पे नहीं भरवा सकते। तो कहीं ना कहीं ये जो परिस्थिति है वो आम जनता की मानस पर, चेतना पर नकारात्मक परिस्थिति क्रिएट कर रही है। लेकिन राजकुमार जी, सवाल मेरा आपसे ये है कि क्या वाकई में ऐसी वैश्विक परिदृश्य, ऐसी वैश्विक संकट के बीच कांग्रेस राजनीति कर रही है जिस तरीके से भाजपा पर स्पष्ट रूप से आरोप लगा रही है? जी राजकुमार जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? ठीक है, एक बार फिर मैं सुरेश जी आपके पास लौटना चाहता हूँ। आप क्या कुछ कह रहे थे मैं एक बार फिर समझूंगा, लेकिन इस तरीके की जो मानव चेतना उभर के आ रही है, क्या वाकई में पैनिक क्रिएट हो रहा है आम जनता के बीच में इस फैसले के बाद? किसी तरीके के पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। सरकार ने स्पष्ट किया कि अगले 60 दिन का पेट्रोल डीजल का रिजर्व हमारे पास है। एलपीजी का लगभग 45 डेज तक की किसी तरह की चुनौती नहीं है। पिछले 3 दिन में लगभग 1 करोड़ 20 लाख सिलेंडर्स की बुकिंग हुई है। सरकार, यदि आप देखोगे तो 3 दिन में जो डिलीवरी हुई है वो 1 करोड़ 14 लाख सिलेंडर्स की हुई है। मतलब एलपीजी जैसी सेंसिटिव चीज भी एक तरीके से हम कह सकते हैं सही तरीके से चल रही है। अब बात यह कि संकट नहीं है, देश के समक्ष संकट नहीं है, ये वैश्विक संकट है और इसमें अपने को थोड़ा सा सही तरीके से कदम बढ़ाने की जरूरत है। अब आप संकट की स्थिति की आप देखो, 2013 में कोई संकट नहीं था। उस समय आप देश की वित्तीय स्थिति को देखो, फिजिकल डेफिसिट कितना था? 5.8% था, 5.8% था। आज राजकोषीय घाटा कितना है? 4.3% है। आप करंट अकाउंट डेफिसिट देखो, 2013 में जब वे पी चिदम्बरम साहब ने, जब कोई संकट ही नहीं था, तब उन्होंने कहा था कि सोना नहीं खरीदना चाहिए। एक बार अपील नहीं करी 2013 में, 4 बार अपील करी थी उन्होंने। और उसमें आप देखोगे उस समय हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट था वो लगभग 4.8% था, आज वो 1% है। इससे अच्छा आप जो फिजिकल मैनेजमेंट है या जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसकी आप क्या बात करोगे? इसके अलावा गोल्ड की बात करो, देखो पहली बार नहीं हुआ है। आप 1962 के अंदर जब चाइना से हमारा वॉर हुआ था, तब जवाहरलाल नेहरू ने यह कहा था कि आप अपने आभूषण जो है वो दान कर दो। कई महिलाओं ने राष्ट्रभक्ति में अपने मंगलसूत्र, अपनी जो अंगूठियां हैं वो दान करने का काम करा। मोदी जी ने सिर्फ अपील करी है। आप 1968 का वो टाइम याद करो जब इंदिरा जी ने गोल्ड कंट्रोल एक्ट लेके आई और जो भी व्यक्ति जो गोल्ड के कॉइन्स रखेगा उसे अपराध घोषित किया गया और 1 लाख से ज्यादा लोगों को जेल भेजा गया, यानी सोना रखना अपराध था। इंदिरा गांधी जी ने 1966 के अंदर सदन जो है उसमें स्पष्ट रूप से सदन में यह बात कही थी कि सोने खरीद करके अपना विदेशी जो मुद्रा भंडार है उसको बर्बाद करना ये एक प्रकार का सामाजिक भ्रष्टाचार है। आप इसको इस तरीके से आप समझिए कि किस तरह की सिचुएशंस है वो देश के समक्ष लेकिन दरअसल पहले रही है। मैं आपको यहाँ माफ़ कीजिएगा रोक रहा हूँ, लेकिन दरअसल ये स्थिति ये है जो पैनिक आम जनता में क्रिएट हो रहा है, जिस तरीके से हम लगातार ग्राउंड पे जा रहे हैं। सुनने में ये आ रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की अपील के बाद सोने के जो भाव ऐसा बताया जाता 15% तक चढ़े हैं, चांदी की कीमत चढ़ी है। ऐसा आखिर क्या वजह है? तो डर मूल रूप से यही है कि अगर सोना चांदी की कीमतों में इजाफा हो सकता है तो हो सकता है कि संभवतः आने वाले वक्त में पेट्रोल डीजल की भी यही हालत हो। जी नहीं, जहां तक बात है गोल्ड की, तो हम लोग 99% गोल्ड जो है विदेश से इंपोर्ट करते हैं। ठीक है। पिछली साल यदि आप देखोगे तो $72 बिलियन का गोल्ड और $12 बिलियन का हमने चांदी है वो हमने इंपोर्ट करा।
जितना हमारा टोटल इंपोर्ट है उसका लगभग 10% है ये। हम्म, हम्म, अब आप ये देखोगे कि इतनी बड़ी फॉरेन रिजर्व जो है इस समय, जो हमारे लिए पेट्रोल ज्यादा जरूरी है, डीजल ज्यादा जरूरी है, गैस ज्यादा जरूरी है, गोल्ड ज्यादा जरूरी है, ऑब्वियस है कि हम लोग उसके लिए फॉरेन रिजर्व होना चाहिए। एक साल तक सरकार ने कहा कि यदि एक साल तक कोई समस्या नहीं है फॉरेन रिजर्व की, हम्म, सबसे कम फॉरेन रिजर्व कब था? सबसे कम फॉरेन रिजर्व था $1 बिलियन से कम भी 1991 में कांग्रेस के समय। हम्म, तो हम जी, संकट किसी भी प्रकार का नहीं उठता। हम्म, ठीक है, ठीक है। सुरेश जी, बिल्कुल आप तमाम सारी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को अपने ज़रिए दे भी रहे हैं। कुछ तकनीकी कारणों की वजह से आपका जो नेटवर्क है वो नहीं जुड़ पा रहा, लेकिन आप लोगों से तमाम पार्टियों की प्रवक्ताओं से संवाद करके समझने का हम लगातार प्रयास भी कर रहे थे कि आखिर जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के दामों में ये जो बेइंतहाई खबरें आ रही है, उसका प्रभाव राजस्थान में और ख़ास तौर पे पूरे देश भर में क्या पड़ने वाला है, स्वाभाविक रूप से ज़ाहिर तौर पे आपसे बात करके समझने का हम लगातार ये प्रयास भी कर रहे हैं। तमाम प्रवक्ताओं की विचारधारा और ख़ास तौर पे इनकी पार्टी लाइन की विचारधारा से ये स्पष्ट होता है कि आने वाले वक्त पे कुछ हो ना हो, लेकिन ये जो पेट्रोल डीजल का मामला इस वक्त वैश्विक परिदृश्य के संकट में उभरा है, वो राजस्थान की राजनीति को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित भी कर रहा है और आने वाले वक्त में भी राजस्थान की सियासत में इसका असर, इसका गूंज देखने को मिल सकता है। बाकी प्रदेश भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी राजस्थान। एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया।